तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। लास्ट क्लास में भी हमने मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, टाइप्स डिस्कस किए थे। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट निकालना वगैरह, ये सब प्रॉपर्टी है, इनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके जो एलिमेंट होंगे वो होंगे A11, A12, A13, 3x3 मैट्रिक्स है, A21, A22, A23, ठीक है, और A31, A32, A33, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इसके एलिमेंट है A11, A12। अब इसमें एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे जो माइनर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, माइनर। देखो माइनर क्या होगा, A11 का जो माइनर होगा, ये जो A11 का जो माइनर, माइनर मतलब जो जिस टर्म को हम ले रहे हैं इसका यदि माइनर कैलकुलेट करें तो इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, बाकी जो ये टर्म होगी कंप्लीट ये माइनर होगी। तो जो माइनर A11 होगा हमारे पास वो होगा A22, A23, A32, A33, ये माइनर होगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हम कैलकुलेट करें A12 के लिए, A12 के लिए जो माइनर होगा हमारे पास, A12 माइनर होगा A21, A23, ठीक है, ये बीच वाला कॉलम छोड़ देंगे और इसकी वाली रो छोड़ देंगे, A31, A33, ये माइनर होगा हमारे पास। ऐसे ही हम सभी एलिमेंट के लिए माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट के लिए माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन करते हैं हम, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा, देखो जो कोफैक्टर होगा उसको C से लिखते हैं, CIJ जो कोफैक्टर होगा वो होगा -1 आयोटा प्लस J MIJ माइनर है, यहाँ पे MIJ माइनर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमें कोफैक्टर निकालना हो A11 के लिए, C11 के लिए हमें A11 के लिए कोफैक्टर निकालना हो, जो A11 एलिमेंट है, तो ये आएगा -1 प्लस 1 M11 मतलब माइनर। ठीक है, M11 मतलब माइनर, तो ये आएगा -1/2 M11 को हम ये भी लिख सकते हैं A22, A23, A32, A33, और ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये सेम क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास कोफैक्टर्स होंगे, कोफैक्टर्स। ठीक है, मतलब माइनर में ये एक टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 आयोटा प्लस J। ठीक है, माइनर के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 आयोटा प्लस J, इसे हम कहेंगे कोफैक्टर। ठीक है, अब कोफैक्टर इसके लिए +1 होगा, इसके लिए -1 होगा, इसके लिए +1 होगा। ठीक है, इसके लिए -1 होगा, इसके लिए +1 होगा। ठीक है, जहाँ पे I और J का सम इवन है तो जो कोफैक्टर वाली टर्म है उसमें जो माइनर है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा डिसाइड होगा। ठीक है, वो मैट्रिक्स पे भी डिसाइड होता है, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको याद रखने का तरीका भी है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, वैसे तुम आयोटा की -1 आयोटा प्लस J भी कर सकते हो। इसका हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम कोफैक्टर के टर्म में डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम क्या लिखते हैं, A11, इसका माइनर A22, इसका कोफैक्टर A23, A32, A33, कोफैक्टर आ गया, माइनस A12, क्योंकि इसका कोफैक्टर नेगेटिव में आएगा इसलिए हम इसको A21, इसलिए नेगेटिव लगाया यहाँ पे, A23, A31, A33 प्लस A13, A21, A22, A31, A32, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा। फर्स्ट रो के कंपैरिजन में हम निकाल रहे हैं, जो फर्स्ट रो है प्लस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे आया प्लस माइनस प्लस। यदि तुम सेकंड रो के कंपैरिजन में निकालोगे तो फर्स्ट टर्म माइनस होगी, फिर प्लस होगी, फिर माइनस होगी। सेकंड रो के साथ तुम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, सेकंड रो के साथ भी निकाल सकते हो। थर्ड रो के साथ डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, थर्ड रो के साथ भी निकाल सकते हो। फर्स्ट रो के साथ भी निकाल सकते हो, कॉलम के साथ भी निकाल सकते हो तुम। ठीक है, बस उसके अकॉर्डिंग तुम्हें माइनर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट होगा हमारा वो इस टाइप से, वो सभी तुम्हें पता है, बेसिक है एकदम। ठीक है, वो कर सकते हो तुम आराम से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ
मैट्रिक्स, ठीक, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ, जो इसकी डेफिनेशन होगी वो होगी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट। जो एडजॉइंट ए होगा, हमारे पास कोफैक्टर है, कोफैक्टर कौन कौन से, C11 है, C12 है, C13 है, C21 है, C22 है, C23 है, C31 है, C32 है, C33 है, ये सभी कोफैक्टर है। इनका जो ट्रांसपोज होगा, इन सभी कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनाई, इनका जो ट्रांसपोज होगा वो हमारा एडजॉइंट होगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, तो ये हमारे पास एडजॉइंट होगा। C11 तुम्हें पता है, C11 क्या होगा हमारे पास, C11 क्या होगा, C11 होगा -1 टू द पावर 1 + 1 M11। ठीक है, C12 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 2 M12। M है माइनर, ठीक है, M है यहाँ पे माइनर। तो उन सभी के कोफैक्टर लो, ठीक है, कोफैक्टर लेने के बाद में, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लो, सारे कोफैक्टर लो उस मैट्रिक्स के, उसका ट्रांसपोज लो, तो हमारे पास एडजॉइंट निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स, हम सिंपल मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 1 1 -1 2 -1 3, ये हमने मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, इसके हम सारे कोफैक्टर निकालें। इसका जो कोफैक्टर है इस एलिमेंट का वो क्या होगा, 1 3, क्या होगा हमारे पास 1 3 -1 -1। ठीक है, तो ये हमारे पास कोफैक्टर है। माइनस, देखो कोफैक्टर क्या होगा इस फर्स्ट टर्म का, C11 क्या होगा, C11 होगा -1 टू द पावर 1 + 1। ठीक है, -1 टू द पावर 1 + 1, और ये साथ में आ जाएगा 1 3 -1 -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 3 - 1, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2, तो ये आ जाएगा 2 हमारे पास। ठीक है, जो C11 आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि -1 टू द पावर आयोटा + j होगा। यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे 3 × 1 1 3 3 -2 × -1 -2, तो 3 -2, तो ये आ जाएगा 3 + 2। ठीक है, -1 ऑलरेडी बाहर है, तो -5 और आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा मतलब। ठीक है, इसके कंपैरिजन में तुम देखोगे, इसका कोफैक्टर निकालोगे तुम, C12 का कोफैक्टर, C12 कैलकुलेट करोगे, C12 क्या होगा हमारे पास, C12 होगा -1 टू द पावर 1 + 2, और ये होगा 1 -1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा, -1 × 3 -2, तो 5, तो -5। ठीक है, -5 आ गया। ऐसे इसका निकालोगे, ऐसे इसका प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट आएगा हमारे पास -1 -2 -3। ऐसे इसका निकालोगे, ये माइनस ऑलरेडी माइनस आ जाएगा बाहर एक, 2 3 6 और -6 और +3 6 + 3 9। ठीक है, ऐसे ही इसका निकालोगे तुम, इसका प्लस आएगा 3 3 -6 -3। ठीक है, चेक कर लेना तुम, ये ऑलरेडी एक माइनस आ जाएगा हमारे पास बाहर। ठीक है, -1 -4 -1 -4 -5 +5 हो जाएगा, ये चेक कर लेना इसको एक बार तुम। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस प्लस, ये प्लस आएगा ऑलरेडी। ठीक है, और इसका आ जाएगा 2 -1 -2 -2 -3 -5। ठीक, और ये नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, -1 -3 -4। ठीक है, और ये हमारे पास प्लस माइनस, ये ऑलरेडी प्लस होगा 1 -2 -1। तो इस टाइप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वो एडजॉइंट हो जाएगा हमारे पास 2 -5 -3 -9 -3 5 -5 -4 -1, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लो।
तो ये एडजॉइंट होगा। यदि हमें कोई मैट्रिक्स, अब इसकी एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, वो तुम्हें याद रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है एडजॉइंट की और एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट क्या प्रॉपर्टीज़ है, देखो यदि हम एडजॉइंट है कोई मैट्रिक्स, एडजॉइंट है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, उसको उसी से हम मल्टीप्लाई करें, उसी सेम मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए करें या एडजॉइंट ए इंटू ए करें, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है, जो भी यदि ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है हमारे पास, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो यदि हम ए इंटू एडजॉइंट ए करते हैं, डायरेक्ट याद रखना ए इंटू एडजॉइंट ए करते हैं हम, तो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई जो भी ऑर्डर की हमारी ए मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की हमारी यूनिट मैट्रिक्स होगी। तो ये प्रॉपर्टी है वो तुम्हें याद रखनी है। ये यहाँ पे कर भी सकते हो, इस एग्जाम्पल में तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 2 3 1 1 -1 2 -1 3, इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखो यदि हमने मैट्रिक्स सही निकाली है तो हमारा मल्टीप्लाई भी यहाँ पे सही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो -9 -5 -5 -3 -4 -3 5 -1। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, क्या फर्स्ट टर्म 1 आएगी, 1 2 -10 -9, तो कितना आ रहा है ये -10 -9। हाँ तो ये टर्म क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास 2 -10 -9। हम ये टर्म चेक कर ली हमने, ये टर्म चेक कर लो, सेकंड वाली टर्म, फर्स्ट टर्म आ गई, इसके साथ हमने इस रो को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 को -9 के साथ -9 आ जाएगा, 2 को -3 के साथ -6 आ जाएगा और 3 को 5 के साथ +15 आ जाएगा। तो ये तो जीरो ही हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी। ऐसी ये टर्म भी जीरो आएगी, ये टर्म भी जीरो आएगी, ये आएगी हमारे पास 19, जैसे ये 19 आ रही है हमारे पास, ये कितनी आ रही है 2 -10। ये टर्म चेक कर लेते हैं बीच वाली, अपनी बीच वाली कैसे चेक करेंगे, ये हमारे पास इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको इस रो को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से और देखो क्या टर्म आ रही है, ये वाली टर्म होगी वो -9 -3 -5 -9 -3 -5। तो 9 और 3 12, 12 और 5 17, यही सेम आ रही है 17, यहाँ भी 17 आ रहा है, देखो -17, यहाँ भी -17 आ रहा है, यहाँ भी -17 आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, ये चेक कर लेना, ये भी जीरो है। तो हमारे पास क्या आ रहा है -17 -17 0 0 0 -17 0 0 0 -17। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट क्या है, इसका डिटर्मिनेंट -17 ही होगा, ये तुम निकाल के देख लेना, इसका डिटर्मिनेंट -17 होगा, -17 को बाहर ले लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये इक्वल आएंगे, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट उस साथ में ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी साथ में, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखो इसी में डिस्कस करते हैं, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। हमें एक मैट्रिक्स दी है, सपोज ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एक हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दी है ए ऑफ ऑर्डर एन की एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, एंड इट्स डिटर्मिनेंट भी दिया है हमें, या हम कैलकुलेट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट इज m। एक ए मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है और उसका डिटर्मिनेंट m है। तो हमें यदि उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखो ठीक है, ए एडजॉइंट ए, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसका डिटर्मिनेंट ले, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले, डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ये टर्म ही रहेगी m, आई का डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, ठीक है, आई का डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा।
तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, यदि ए बी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे क्या आएगा, आई का जो डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास। अब देखो जो हमने इसका जो मैट्रिक्स आई का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ये नंबर था। अब देखो ये जो मैट्रिक्स थी ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो इसमें ए अंदर 0 0 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी हमने 3 ऑर्डर मान लो इसको, ये जो डिटर्मिनेंट एक नंबर है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड टर्म होगी, ये होगी एडजॉइंट ए, इन दोनों का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा बी डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये होगा हमारे पास दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट लेके डिटर्मिनेंट करो या उन दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट करके प्रोडक्ट करो, वो दोनों सेम ही क्वांटिटी आएगी। तो दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। ये तुम कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो कोई भी मैट्रिक्स लेके। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट एडजॉइंट ए को लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। और ये जो मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की एन इक्वल टू 3 ले लोगे, 3 ऑर्डर की बन जाएगी। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा ए की पावर एन, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है। जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उसकी पावर जिस ऑर्डर की वो है उसकी पावर n माइनस 1 डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारे पास। जैसे हमारी ये जो ए मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट था -17, उसका डिटर्मिनेंट था -17, ठीक है। तो ये हो जाएगा -17 की पावर, ऑर्डर कितना था 3 माइनस 1, तो -17 की स्क्वायर। तो ये हमारी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा जो हमने ऊपर अभी सोल्व किया था जिस मैट्रिक्स को, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। और हमें ये भी एक प्रॉपर्टी पता है, जो ए इनवर्स का ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल होता है, ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल होता है। तो ए इनवर्स और इनका यदि हम डिटर्मिनेंट लें तो वो 1 होगा, ठीक है, आई का डिटर्मिनेंट 1 होगा। तो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हम कह सकते हैं ए का जो डिटर्मिनेंट है उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखना, और इसको भी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी याद रखना। और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट यदि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हो और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो भी तुम याद रखना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन ये है हमारे पास, इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड एडजॉइंट ऑफ 2i हमें गिवन है 2 की पावर k इंटू आई, एडजॉइंट ऑफ 2i गिवन है 2 की पावर k इंटू आई, देन k इज इक्वल टू k किसके इक्वल होगा, वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ए डॉट एडजॉइंट ए की, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, एडजॉइंट 2i गिवन है हमें 2 की पावर k इंटू आई, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ए डॉट एडजॉइंट ए, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगा। ए की जगह हम 2i पुट, अब देखो यहाँ पे हम ए की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 2i पुट करो ए की वैल्यू को, 2i डॉट एडजॉइंट 2i का डिटर्मिनेंट इंटू आई। 2i का डिटर्मिनेंट क्या होगा, आई मैट्रिक्स हमारे एन ऑर्डर की है, 2 यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो होगी, एक सेकेंड, वन सेकेंड रुको, हाँ, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी हमारे पास 2 0 0 0 2 0 0 0, 3 ऑर्डर की ले लेते हैं हम, एन ऑर्डर की है, वैसे एन ऑर्डर की होगी ये।
इसका डिटर्मिनेंट होगा 2 की पावर n, ठीक है। यदि 3 ऑर्डर के 2 की पावर 3 हो जाएगा, n ऑर्डर के 2 की पावर n, 2 की पावर n i, ठीक है। और ये होगा हमारे पास, इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट 2i मैट्रिक्स को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एडजॉइंट 2i मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। 2 उधर चला जाएगा, एडजॉइंट 2i, 2 नीचे चला जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 i, तो एडजॉइंट 2i। तो यहाँ से देख सकते हो k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, n माइनस 1, k की वैल्यू होगी यहाँ पे n माइनस 1, ठीक है। तो ये k की वैल्यू होगी। इसमें एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इफ A इज ए 3x3 मैट्रिक्स, इफ A इज 3x3 मैट्रिक्स, एक हमें A 3x3 मैट्रिक्स दी है, ठीक है, विद डिटर्मिनेंट जिसका डिटर्मिनेंट दिया हमें 2, विद डिटर्मिनेंट 2, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ, देन हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स दी हमें एडजॉइंट A इनवर्स। इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। एडजॉइंट A इनवर्स का कैसे करेंगे, एडजॉइंट A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे हम फाइंड करें, ठीक है। जो A का डिटर्मिनेंट है वो 2 है, तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1/2। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1/2। और हमें पता है A का डिटर्मिनेंट दिया हो तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या होता है, A का डिटर्मिनेंट दिया हो तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या होता है, A की पावर n माइनस 1, ठीक है। A का डिटर्मिनेंट दिया हो तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट होता है A की पावर n माइनस 1। और तो एडजॉइंट A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1, तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना है, 1/2, ठीक है। 1/2 की पावर n माइनस 1, और कितने ऑर्डर की है, कितने 3 ऑर्डर की है, आई थिंक 3 ऑर्डर की है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 माइनस 1, तो 1/4। एडजॉइंट A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 1/4, ठीक है। एडजॉइंट A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 1/4। अब एडजॉइंट A इनवर्स को एक मैट्रिक्स मान लो, एडजॉइंट A इनवर्स को हम मान लेते हैं B मैट्रिक्स, तो B का डिटर्मिनेंट है 1/4। एडजॉइंट A इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला 1/4, तो मतलब B का डिटर्मिनेंट है 1/4। तो एडजॉइंट B का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको हमने B कंसीडर कर लिया, एडजॉइंट A इनवर्स को हमने B कंसीडर कर लिया, तो एडजॉइंट B का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। एडजॉइंट B का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है, B डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1, और B डिटर्मिनेंट क्या है 1/4, तो 1/4 की पावर 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1/16, ठीक है। ऐसे ही फिर इसको C कंसीडर कर लो, ठीक है, एडजॉइंट B को C कंसीडर कर लो, तो एडजॉइंट C का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट C का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा C डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1, और C का डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ 1/16 की पावर n माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये 1/256। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा जो हमारी ये फाइनल मैट्रिक्स है। तो ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी याद रखना है, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ठीक है। इनवर्स निकालना हो तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। एडजॉइंट से इनवर्स निकालना हो किसी मैट्रिक्स का तो तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, A एडजॉइंट A इज इक्वल टू mod A I, ये हमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। यहाँ से यदि हम एडजॉइंट A और डिवाइड A कर दें और इस A को हम नीचे ले आए, इधर ले आए A इनवर्स, ऐसे नीचे मत लाओ, ऐसे नहीं लाते मैट्रिक्स में क्या करते हैं,
इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स ए, ऐसे नीचे नहीं लाते मैट्रिक्स में हम, ठीक है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे ए इनवर्स मोड ए आई, ठीक है। तो ये टर्म तो हमारी आई हो जाएगी, ठीक है। तो ये बचेगा एडजॉइंट ए, और ये तो कांस्टेंट है, डिटर्मिनेंट है, इसको तो नीचे ला सकते हैं हम, ठीक है। तो ए इनवर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स ही रहेगा। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकालने के बाद उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। एडजॉइंट कैसे निकालना, कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज ले लो, वो एडजॉइंट हो जाएगा, फिर उसके डिवाइड कर दो किससे, ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेंट है उससे डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। ये सभी ने पढ़ा होगा वैसे तो, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास, ये सिंपल मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये हमने मैट्रिक्स ले ली। इसकी हमें आइगन वैल्यू निकालनी और आइगन वेक्टर निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, हम ये इक्वेशन लगाएंगे ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का, इसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, कोस थीटा माइनस लैम्डा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमें जो लैम्डा मिलेगा वो मिलेगा कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हमें मिलेंगे आइगन वैल्यूज़। और इमेजिनरी आइगन वैल्यूज़ मिल रही है हमें, ये कर लेना सॉल्व तुम, ठीक है। कोस थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेना। कोस स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा लैम्डा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा आ जाएगा -2 कोस थीटा प्लस -1 बी स्क्वायर मतलब 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 ए सी, ठीक है, 4 ही रहेगा ये अपॉन 2 ए, तो माइनस कोस थीटा प्लस होगा ये, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है, प्लस कोस थीटा प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 से, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आयोटा टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, ये कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत ईजी है। तो दोनों हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ जाएगी, इमेजिनरी आइगन वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ से हम आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट आइगन वैल्यू पुट करो, आइगन वेक्टर निकालो। फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट आइगन वैल्यू है λ1 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वैल्यू हम पुट करेंगे मैट्रिक्स में ऊपर, ठीक है। कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स वाई मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये, इसको जब सॉल्व करेंगे हम दो इक्वेशन आएगी, यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल टू आयोटा एक्स,
जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें y इक्वल टू आयोटा x मिलेगा। इसका मतलब है यदि हम x को सम कांस्टेंट k लें तो हमें y क्या मिलेगा, आयोटा k। यदि x को हम k लें तो y क्या मिलेगा, आयोटा k। तो वेक्टर क्या मिलेगा, k आयोटा k। तो वेक्टर क्या मिलेगा, k और आयोटा k। अब हमें पता है ये जो वेक्टर होगा ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगा। ठीक है, ये जो वेक्टर होगा ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगा। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे यहाँ पे निकाल देना तुम, k की वैल्यू कुछ भी रख लेना। ठीक है, यदि ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, नॉर्मलाइज कब होगा, कब ये जब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो ये वेक्टर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगा। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगा मतलब इस वेक्टर को हम a माने, इस वेक्टर को a मत मानो, इसको c मान लो इस वेक्टर को। तो c डैगर c इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल नहीं है ये, ऑर्थोगोनल में तो 0 होता है, सॉरी ऑर्थोगोनल ही है, ऑर्थोगोनल में नॉर्मलाइज होते हैं अलग अलग जो हमारे रोज होते। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे, c डैगर c इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा, k माइनस आयोटा k आयोटा k इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√2। क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तुम, सॉल्व कर लोगे ना, देखो क्या आएगा, k स्क्वायर और k स्क्वायर माइनस आयोटा k होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आएगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 1। तो k आएगा हमारे पास, k स्क्वायर आएगा 1/2। तो k आएगा प्लस माइनस 1/√2। k आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ पे यदि हम 1 यहाँ पे 1/√2 रखें तो यहाँ पे आएगा आयोटा 1/√2। यदि माइनस रखें तो वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होगी, सॉरी आइगन वेक्टर होगा। ऐसे ही तुम दूसरी आइगन वैल्यू के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो आइगन वेक्टर। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं अपने, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है इनके रिगार्डिंग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के रिगार्डिंग। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन तुमसे कई बार हो सकता है आइगन वैल्यू डायरेक्ट निकालना ना पूछे, उनकी प्रॉपर्टी यूज़ में आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट तो तुम निकाल सकते हो आइगन वैल्यू। ठीक है, कई मैट्रिक्स ऐसी होती है जो तुम्हें डायरेक्ट देख के ही पता लग जाती है आइगन वैल्यू क्या होगी, तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ है कुछ यहाँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है इसकी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यू। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए और उसका जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, ए और उसका जो ट्रांसपोज होगा सेम आइगन वैल्यू, उनकी सेम आइगन वैल्यू होगी। कोई मैट्रिक्स ए है और उसका जो ट्रांसपोज लें तो उन दोनों की आइगन वैल्यू सेम होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू ये तुमने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, वो ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। और जो मल्टीप्लिकेशन होगा आइगन वैल्यू का वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोई मैट्रिक्स इफ़ ए इज़, यदि कोई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, हमें एक फोर्थ पॉइंट है, यदि कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी आइगन वैल्यू हमें गिवन है λ1 λ2 λ3, ये हमें आइगन वैल्यूज़ गिवन है। ठीक, किसी मैट्रिक्स की, और हम एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स लें k इंटू ए, के सम कॉन्सेंट। ठीक है, हमने एक मैट्रिक्स और ले ली k इंटू ए, तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोई एक मैट्रिक्स ली हमने, उसकी आइगन वैल्यू हमें पता है λ1 λ2 λ3, और उस मैट्रिक्स को हमने किसी कांस्टेंट से k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी आइगन वैल्यू भी उस k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे जो k है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, k है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी यहाँ पे। ठीक है, और यदि हम उस मैट्रिक्स की पावर कर दें a की पावर m, तो आइगन वैल्यू की भी पावर हो जाएगी। ठीक, आइगन वैल्यू की पावर हो, जो उसी मैट्रिक्स का यदि हम इन्वर्स लें तो आइगन वैल्यू का भी इन्वर्स हो जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो तुम याद रखनी है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ मैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिनसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, यदि तुम याद रखते हो।
The eigenvalue of a real symmetric matrix and Hermitian matrix are always real. The eigenvalue of real symmetric matrix and Hermitian matrix और ऑलवेज रियल, हमेशा रियल होगी। उनकी आइगन वैल्यू रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये हमें पता है, हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, और हार्मिशियन मैट्रिक्स भी हमने पढ़ा है। इनकी जो आइगन वैल्यू है वो रियल होगी। ठीक है, 6 पॉइंट है, द आइगन वैल्यू ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स the eigenvalue of skew symmetric matrix and skew Hermitian matrix or either 0 or no or purely imaginary are either 0 or purely imaginary, या तो 0 होगी या प्योरली इमेजिनरी। ये भी हमने डिस्कस किया है अच्छे से। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट, आइगन वैल्यू ऑफ ए रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर eigenvalue of real orthogonal matrix and unitary matrix are of unit modulus। eigenvalue ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, ये भी डिस्कस किया हमने। इनकी जो आइगन वैल्यू हो वो यूनिट मॉडुलस होगी, ±1 होगी, यूनिट मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, द आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है जी, आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, या वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, या वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, LTM या UTM है, या LTM है, या डायगोनल मैट्रिक्स है। इनकी जो आइगन वैल्यू होगी वो जस्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे, उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वही उनकी आइगन वैल्यू, चाहे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, या डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो जो A² इक्वल टू I है, जो इनवोलेटरी मैट्रिक्स है, ये हमने डिस्कस किया था। इनवोलेटरी मैट्रिक्स है जिसका A का A इनवर्स खुद के इक्वल ही है। इस टाइप के मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो 1 और 0, या तो 1 होगी या -1 होगी। ठीक है, जो इनवोलेटरी मैट्रिक्स है, A² जिसका I के इक्वल है। ठीक है, ऑर्थोगोनल भी, यदि हम ऑर्थोगोनल नहीं कह सकते इसको, A² पीरियोडिक कह सकते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। ठीक है, A² इक्वल टू I है, इसकी जो आइगन वैल्यू है वो 1 या -1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 9th नंबर, एनी टू आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू any two eigenvector corresponding to distinct eigenvalue of a Hermitian matrix and unitary matrix, ये Hermitian matrix हो चाहे unitary matrix हो, are orthogonal to each other। कोई भी दो, ये मैंने कल भी बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में, कि अलग अलग आइगन वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग यदि
हम आइगन वेक्टर लेते हैं, चाहे वो यूनिटरी मैट्रिक्स के हो चाहे वो हार्मिशियन मैट्रिक्स के हो, ठीक है, वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, मान लो दो आइगन वैल्यू है किसी हार्मिशियन मैट्रिक्स की λ1 λ2, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक वेक्टर निकाला, आइगन वेक्टर इसके कॉरस्पॉन्डिंग x2 निकाला, तो x1 डैगर x2 0 होगा, x1 डैगर x2 0 के इक्वल होगा इनर प्रोडक्ट, यदि λ1 नॉट इक्वल टू λ2 है। λ1 λ2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, 10th नंबर पॉइंट है द आइगन वैल्यू ऑफ ए नील पोटेंट मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। जो नील पोटेंट मैट्रिक्स है e⁻0 0 वाली, इनके लिए जो आइगन वैल्यू होगी वो 0 होगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, और 11th है आइगन वैल्यू ऑफ ए आइडिपोटेंट मैट्रिक्स और आइदर 0 और 1। आइडिपोटेंट मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू होगी वो 0 या 1 होगी। ये हमने डिस्कस की थी आइडिपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है। ठीक है, जिसका मतलब A² इक्वल टू A हो, A² इक्वल टू A हो, इस टाइप की मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स है जो A² इक्वल टू A, जो सिंगुलर भी हो सकती है नॉन सिंगुलर भी हो सकती है। इसके लिए जिसके लिए जो आइगन वैल्यू है इधर 0 और इधर 1 होगी। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था इस मैट्रिक्स के बारे में। 12th स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ए ऑर्डर n क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n having all element equal to 1 having all element equal to 1 has eigen value n 0 0 0 जो भी ऑर्डर की होगी। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी 3 0 0। ठीक है, ये 3 ऑर्डर की है तो पहले ऑर्डर आ जाएगा, फिर बाकी टर्म सभी 0। ठीक है, 2 क्रॉस 2 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 की है तो 4 0 0 0 निकाल लेना चाहिए तुम ये। 13 पॉइंट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। ठीक है, हैविंग रोज और कॉलम सच दैट मतलब having rows and column are scalar multiple of particular rows or column has eigen value। एग्जाम्पल ले लेंगे इसका एक, हैज़ आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ A 0 0 0 जो भी आगे ऑर्डर होगा। जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 6 3 6 9। जैसे इसमें ये दोनों रो है, ये इस रो का स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। सभी रो को लिखना है, ऐसे नहीं एक रो को, जो सभी रो है उनको किसी एक रो के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में, या जो सभी कॉलम है उनको एक कॉलम के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में यदि हम लिख सकें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसकी जो आइगन वैल्यू होगी उनका ट्रेस, पहली जो आइगन वैल्यू होगी वो ट्रेस 1 4 9, तो कितना आएगा 14, बाकी सभी 0, तो ये आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 किया तो यहाँ पे 3 ही आएगी, 14 0 0। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है तुम्हें सॉल्व नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मैट्रिक्स देख के तुम पहचान सकते हो। ट्रेस और डिटर्मिनेंट भी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने रैंक पे डिस्कस करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट कैले हैमिल्टन थ्योरम वगैरह वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे इसमें अपने को मैट्रिक्स में।